Hello friends, my name is Ritesh Agarwal and I welcome you all to the second part of this video of Hindu analysis. Let's look at the important updates. देखो ये चीज़ न्यूज़ में रही थी कि चाइना जो है वो पेंजोंग सो लेक में अपनी तरफ ब्रिज बना रहा है जिससे चाइनीज़ ट्रूप्स ज़्यादा जल्दी ज़्यादा तेज़ी से और कम समय में जो है डिस्टेंस कवर कर सकते हैं बिटवीन नॉर्थ बैंक एंड साउथ बैंक ऑफ पेंजोंग जो लेक, है ना। तो ये न्यूज़ काफ़ी उस समय जो है चर्चा में रही थी। तो चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज इन ईस्टर्न लद्दाख कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ पेंजोंग जो लेक, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ब्रिज बन रहा है ये चाइनीज़ टेरिटरी में बन रहा है, ठीक है। और चाइनीज़ टेरिटरी में बेसिकली दोनों तरफ मिलिट्री गैरिसन्स हैं, एक तरफ कुर्नक फोर्ट है, दूसरी तरफ मोल्डो है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अराउंड 200 किलोमीटर्स है। तो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस वैसे कवर करने में इन लोगों को तकरीबन 12 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये ब्रिज बनने के बाद क्लोजेस्ट पॉइंट पे जब ये ब्रिज बन जाएगा तब 3 से 4 घंटे में चाइना के ट्रूप्स जो है ये ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ आ सकते हैं। अगेन दोनों पॉइंट्स जो हैं वो चाइनीज़ टेरिटरी में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से तकरीबन 25 किलोमीटर आगे जा करके ये ब्रिज बनाया जा रहा है और ये इंडिया के लिए चिंता का विषय है क्योंकि इसका मतलब ये है कि चाइना गेट जल्दी अपने ट्रूप्स को जो है वो मोबिलाइज कर सकता है इस फ्रंट पे। अच्छा, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम पेंजोंग सो लेक के बारे में देखे जाए तो इसका लिटरल मीनिंग है कॉन्केव लेक, ठीक है। कॉन्क्लेव लेक इसका मतलब है, पेंजोंग का मतलब होता है कॉन्क्लेव और जो का मतलब होता है वो होता है लेक इन टिबेटन लैंग्वेज, ठीक है। कॉन्केव लेक आप थोड़ा सा शेप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो पूरी लेक है उसका 1/3 हिस्सा लगभग जो है वो हिंदुस्तान के पास है, 135 किलोमीटर लंबी लेक है और इसका 1/3 हिस्सा जो है वो लगभग हिंदुस्तान के पास है, जो 2/3 हिस्सा है वो चाइना के पास है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बेसिकली डिमार्केटेड लाइन है उस लाइन वो पूरी लैंड एरिया के से पास ऑन होती है और ये एकमात्र पेंजोंग जो लेक वाला जो जोन है यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो पानी के थ्रू जाती है, ट्रन्स थ्रू वाटर। देखो अब ये जो चीज है ये थोड़ा सा आपको गूगल इमेजेस से समझनी पड़ेगी। लेक हैज माउंटेन स्पर्स ऑफ चैंग चेमो रेंज जटिंग डाउन रेफर्ड टू एज फिंगर्स। ये फिंगर्स क्या होती है, बेसिकली माउंटेन स्पर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा गूगल इमेजेस पे जाकर के देखोगे तो आपको वो पहाड़ों के बीच में ना एक रॉकी फॉर्मेशन दिखाई देगा जिसे हम माउंटेन स्पर्स कहते हैं। यहाँ पर तकरीबन ऐसे 8 फिंगर्स हैं जिन्हें हम फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 अप टिल फिंगर 8 कहते हैं। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा कंटेंशन है इंडिया और चाइना के क्लेम्स को लेकर के, ठीक है। तो इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है कि इट हैज़ मेंटेन्ड दैट LAC पासेस थ्रू फिंगर 8। इंडिया ये कहता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो फिंगर 8 से पास करती है, यानी 8 फिंगर्स तक इंडिया का एरिया है, लेकिन इंडिया का जो इफेक्टिव कंट्रोल है वो फिंगर 4 तक है, ठीक है। चाइना क्या कहता है कि LAC जो है वो फिंगर 2 से पास ऑन करती है, यानी चाइना के पास बियॉन्ड फिंगर 2 जो एरिया है वो चाइना का है और ये पेट्रोलिंग फिगर इट हैज बीन पेट्रोलिंग अप टू फिंगर 4, ठीक है। तो थोड़ा सा जो कंटेंशन है दोनों के बीच में कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां से पास ऑन करती है। अच्छा, पेंजोंग जो की स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्या है, बेसिकली ये चुशूल वैली के पास पड़ता है, जिसके पास पेंजोंग जो लेक का कंट्रोल है वो चुशूल वैली को ओवरलुक कर सकता है और वहां पर उनको कुछ मिलिट्री एडवांटेजेस मिल सकते हैं। दैट इज वाई जो है पेंजोंग जो लेक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। अगर आपको याद हो तो जो डिसंगेजमेंट हुआ था तो सबसे पहले पेंजोंग जो लेक से डिसंगेजमेंट हुआ था, उसके बाद फिर गोगरा पॉइंट और उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली 13th कॉप कमांडर टॉक्स और 14th कॉप कमांडर टॉक्स में कोई रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। सूडान PM हमदोक रिजाइंस। देखो सूडान डिस्प्यूट के बारे में ऑलरेडी एक पूरा डिकोडेड वीडियो हम बना चुके हैं, क्लासरूम्स में भी काफ़ी बात हो चुकी है। अगर आपको याद हो तो जब मिलिट्री कूप यहाँ पर हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक को बेसिकली अरेस्ट कर लिया गया था, बाद में उन्हें रिलीज कर दिया गया, लेकिन रिलीज करने के बाद रीइंस्टेट भी कर दिया गया, लेकिन उसके 2 महीने बाद ही इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अल्टीमेटली जो पावर है वो मिलिट्री फोर्सेस के हाथ में है सूडान में, है ना। तो सूडान सिविलियन प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक हैज बीन हैज रिजाइंड और ये हम पढ़ चुके हैं कि सिंस 2019 ऊस्टर ऑफ ओमर अल बशीर साहब के बेसिकली ऊस्टर के बाद जो है वो सिविलियन और मिलिट्री गवर्नमेंट मिलकर के चला रही थी। उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसे बाद में मिलिट्री ने वायलेट किया, कूप कर दिया और उसके बाद कहानी आपको पता है, अब्दुल्ला हमदोक को रिज़ाइन कर दिया गया था, फिर रीइंस्टेट किया गया, बट उन्होंने
कहा है कि सिक्योरिटी के मद्देनजर और जो देश में हालात है उसके मद्देनजर ही कैन नॉट कंटिन्यू एनी मोर एंड ही हैज रिजाइंड। वर्ल्ड पावर्स वाउ टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। देखो अभी हाल ही में क्या है, जो हमारी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको रिव्यू किया गया, और जो बेसिकली हमारी जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन्होंने बेसिकली कहा कि हम दुनिया में और एटॉमिक वेपन्स को नहीं फैलने देंगे, एंड वो जो बेसिकली ज्ञानवर्धक बातें उन्होंने करी। लेकिन हमारे लिए जो बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है वो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, क्या इसके प्रोविजंस हैं, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, कब साइन हुई थी, ये सारी बातें। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में साइन की गई थी, 1970 में रेटिफाई हुई। ठीक है, ये बेसिकली सबसे पहली बात है। 190 इसके मेंबर स्टेट्स हैं और इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, 190 मेंबर स्टेट्स में इंडिया शामिल नहीं है। अब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचें और न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल इस्तेमाल हो। ठीक है, तो पहली बात, न्यूक्लियर वेपन्स जिनके पास हैं वो भी डिसआर्मामेंट मोड पे जाएं, जिनके पास नहीं है उन तक ना पहुंचें, और दूसरी बात न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज हो। ये बेसिकली नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। लेकिन बेसिकली ट्रीटी थोड़ी डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, थोड़ी नहीं काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, और इसी वजह से हिंदुस्तान ने इसे ज्वाइन नहीं किया है। तो ये क्या कहती है कि ये सारे देशों को 2 हिस्सों में बांटती है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो इन्होंने क्या कहा है कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया, जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, वो तो हो गए न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। जिनके पास इससे पहले न्यूक्लियर वेपन थे वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हो गए, और जो इसके बाद हुए वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हो गए। तो पहली बात तो कट ऑफ डेट किस बेसिस पे डिसाइड की गई है, इसका लॉजिक ये है कि इससे इस डेट को डिसाइड करने से जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो खाली 5 ही रह गए हैं। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, उनको तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का दर्जा मिल गया है, और उसके बाद जो लोग थे उनको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बोला गया है। अब ट्रीटी क्या कहती है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं वो किसी और रेसिपिएंट को न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर नहीं करेंगे। दे आर नॉट टू ट्रांसफर टू एनी रेसिपिएंट एनी न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, एंड नॉट टू एनकरेज एनी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू मैन्युफैक्चर और एक्वायर देम। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिसीव नहीं करेंगे। जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनके पास अगर कोई न्यूक्लियर मटेरियल है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है तो वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मॉनिटरिंग के अंडर रहेगी, और उनको परमिशन देनी पड़ेगी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कि वो पीरियोडिकली उनकी न्यूक्लियर साइट्स को इंस्पेक्ट कर सके। ठीक है, तो जो डिसएडवांटेजेस हैं वो सारे बेसिकली नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के लिए हैं, और इसी वजह से हिंदुस्तान ने ये ज्वाइन नहीं किया है, ये कहते हुए कि द प्रोविजंस आर सिलेक्टिवली एप्लीकेबल टू नॉन न्यूक्लियर पावर्स। तो 5 ऐसे देश हैं जो इससे बाहर हैं, उन 5 में एक हिंदुस्तान है, उसके अलावा पाकिस्तान जो हमारा नेबर है, इजराइल है, नॉर्थ कोरिया है और साउथ सुडान है। ये वो कंट्रीज हैं जो या तो जिन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ज्वाइन ही नहीं की, या ज्वाइन की तो वापस आ गए। कुल मिला के 5 कंट्रीज फिलहाल इससे बाहर है, बाकी 190 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो देखो ये बात करता है, आरबीआई ने हाल ही में अप्रूव किया कि छोटे पेमेंट्स जिनको ऑफलाइन किया जा सकता है और ये ई पेमेंट्स हैं। अब आप बोलोगे ई पेमेंट्स से तो ऑफलाइन कैसे हुए, है ना? तो वो ऐसे हुए कि ये पेमेंट्स आप कैश में नहीं कर रहे हो, और ये पेमेंट्स इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी के बिना किए जा रहे हैं, है ना? सुनने में अजीब लगता है, मुझे भी लगता है, बट ये सच है। आरबीआई ने हाल ही में अप्रूव किया एक फ्रेमवर्क ऐसे पेमेंट्स के लिए। छोटे पेमेंट्स हैं, 2000 रुपए से कम तक के पेमेंट्स हैं जिनको आरबीआई ने अप्रूव किया है। तो आरबीआई has come out with the framework for facilitating small value digital payments which does not require internet और telecom connectivity। ठीक है, पेमेंट फेस टू फेस किए जा सकते हैं, और कैसे? एनी चैनल और इंस्ट्रूमेंट, कार्ड से, वॉलेट से, मोबाइल डिवाइसेस, इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं, और इसमें इंटरनेट या टेलीकॉम कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके पास ओटीपी भी नहीं आएगा, एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर नहीं आएगा। बस पेमेंट होने के बाद एक एसएमएस आएगा कि इतना पेमेंट हो चुका है, और वो भी थोड़े लैग के बाद आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू अ लिमिट ऑफ 200 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, ओवरऑल लिमिट ऑफ 2000 फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। यानी सारे ट्रांजेक्शन मिलाकर के 2000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और एक बार में 200 रुपए तक का ट्रांजेक्शन आप इसके थ्रू कर सकते हो। ये आरबीआई का फ्रेमवर्क अभी आया है,
ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस फॉर स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। बुल्ली बाई ऐप, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था और नए साल की शुरुआत में कंट्रोवर्सी आई थी बुल्ली बाई ऐप को लेकर के। यहाँ बेसिकली एक आप इसे ऐप कह लो, एक कोड कह लो, जो गिटहब पे बेसिकली लॉन्च किया गया था और जिसके थ्रू मुस्लिम विमेन को ऑक्शन किया जा रहा था। मुस्लिम विमेन की फ़ोटोज़ डाली गई थी उसमें और ऑक्शनिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया था। दिस वाज बेसिकली टू डेरोगेट सर्टेन विमेन और उनको ज़्यादातर जो मुस्लिम विमेन इसमें चुनी गई थी वो एक्टिविस्ट थी या लॉयर्स थे या इस तरह की जो प्रोमिनेंट विमेन थी उनको इसमें चुना गया। तो बुल्लू बाई कंट्रोवर्सी जो है वो जनवरी 1 में आई थी। ठीक है, ऐप वॉज होस्टेड बाय गिटहब प्लेटफॉर्म। ठीक है, इनमें तस्वीरें डाली गई थी मुस्लिम विमेन की और उन्हें ऑक्शन पे डाला गया था, ऑनलाइन ऑक्शन के लिए डाला गया था और बड़ा डेरोगेटरी तरीके से उसे डाला गया था। ठीक है, टारगेट्स इंक्लूडेड विमेन वोकल ऑन बर्निंग पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज स्पैनिंग एज ग्रुप्स, लार्जली एक्टिविस्ट विमेन की फोटोज ली गई थी। प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, लॉयर्स वर दोज हु वर लिस्टेड। ठीक है, इसी तरह की ऐप आपने सुल्ली डील्स पिछले कुछ सालों में सुनी होगी। सुल्ली डील्स ऐप भी इसी तरह की आई थी और इसी वो भी गिटहब प्लेटफॉर्म पे थी और ये भी गिटहब प्लेटफॉर्म है। गिटहब प्लेटफॉर्म इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने बाद में जब ये पता चला तो उन्होंने ये कोड हटा लिया। ठीक है, अच्छा, अभी अरेस्ट कर लिया गया है जो बुल्ली बाई ऐप के जो मास्टरमाइंड थे नीरज बिश्नोई, इनको आसाम से उठाया गया। फिर इनके कुछ और साथी थे, मयंक रावल, विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह, इन सबको अरेस्ट किया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि शी वॉज इन टच विद द सुल्ली डील्स ऐप मास्टरमाइंड मिस्टर ओमकारेश्वर ठाकुर। ठीक है, तो अब तो खैर सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो इन न्यूज़ और इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी। देखो डीआरडीओ का फाउंडेशन डे मनाया गया। ठीक है, डीआरडीओ का फाउंडेशन डे 1 जनवरी को आता है और डीआरडीओ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम फाइंड करेंगे। 64th फाउंडेशन डे था ये डीआरडीओ का, यानी डीआरडीओ को बने 64 ईयर्स हो गए। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी 1 जनवरी को। डीआरडीओ R&D विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, यानी डिफेंस के लिए जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करता है वो डीआरडीओ करता है। तो अलग अलग तरह के वेपन टेक्नोलॉजी पे, एम्यूनिशन पे, इंजीनियरिंग पे जो है डीआरडीओ की कई तरह की 50 से ज़्यादा लेबोरेटरीज है जो इन पे रिसर्च करती रहती है और हिंदुस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज उनको अत्याधुनिक तकनीक प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जी सतीश रेड्डी जो है वो इनकम्बेंट चेयरमैन है डीआरडीओ के फिलहाल। हेडक्वार्टर्स दिल्ली में एस्टैब्लिश 1958 में हुआ था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डीआरडीओ के बारे में हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा, अब हम एक इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करेंगे राइट टू प्रिवेसी को लेकर के। ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट अभी रिसेंटली आया। मद्रास हाई कोर्ट की ही एक बेंच ने कुछ टाइम पहले जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने स्पाज में सीसीटीवी लगाने के लिए बोला था और उन्होंने कहा था स्पाज में आप सीसीटीवी लगाओ क्योंकि स्पाज में कई तरह की गैर कानूनी गतिविधियां होती है और उन गतिविधियों को रोकने के लिए और उनको कैप्चर करने के लिए बेसिकली उन्होंने कहा था स्पाज में सीसीटीवीज लगा दिए जाए। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट की ही एक दूसरी बेंच ने फिलहाल इस डिसीजन को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि स्पाज में अगर आपने सीसीटीवी लगाए तो वो कहीं ना कहीं राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन है और राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है जो अंडर आर्टिकल 21 हमें दिया गया है। कौन से केस में दिया गया था? KS पुट्टास्वामी केस में ये राइट हमें दिया गया था। तो रिसेंटली अ जज ऑफ मद्रास हाईकोर्ट हैज सेड that mandating the installation of CCTV cameras inside spa centers is basically violating right to safety which is granted under KS Puttaswamy case in 2017। ठीक है, तो बेसिकली ये आर्टिकल 21 के अंडर एक फंडामेंटल राइट हमें मिलता है और ये वायलेट करता है कहीं ना कहीं हमारा राइट टू रिलैक्स। ठीक है, ये कहता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो कहीं चैन से बैठ भी सकता है या नहीं बैठ सकता। ठीक है, आप स्पा में गए, स्पा में आप आदमी क्यों जाता है कि आप रिलैक्स कर सकता है व्यक्ति। ठीक है, उन्होंने कहा अगर आपने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया तो वो उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी के अगेंस्ट है, यानी वो ये बेसिकली आप जो है उसका राइट छीन रहे हो कि वो अपनी बेसिकली अपनी उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी जो पर्सनल स्पेस है, आप उसे कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहे हो। इसीलिए स्पाज में आप सीसीटीवी नहीं लगा सकते। इट इज़ बेसिकली इंट्रूडिंग एन इंडिविजुअल्स राइट टू रिलैक्स। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रिवेसी, क्या आप फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो? लगा सकते हो, कोई फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, बट ये रेस्ट्रिक्शन भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव लगा सकता है या सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है अंडर आर्टिकल 142। ठीक है, अदरवाइज जुडिशियरी को
स्पेशली लोअर जुडिशियरी को इसका कोई राइट नहीं है और इसलिए उन्होंने उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। अब हम बात करेंगे डेसमंड टूटू के बारे में। देखो, डेसमंड टूटू पास्ड अवे रिसेंटली और डेसमंड टूटू नोबेल पीस प्राइज विनर थे, एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट थे, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे। तो इनकी डेथ कई मायनों में न्यूज़ में रही। पहली बात इनके योगदान के लिए, दूसरी बात इन्होंने जो इनका जो क्रिमेशन का तरीका चुना, एक्वामेशन जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से भी ये न्यूज़ में रहे। तो डेसमंड टूटू कौन थे? ये बेसिकली एंग्लिकन आर्कबिशप थे और एंटी अपार्थाइड कैंपेनर थे। ठीक है, इन्हें 1984 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। इन्होंने ब्लैक अफ्रीकन्स की बेसिकली वॉइस बने, ये इन्हें वॉइस ऑफ द वॉइसलेस कहा जाता था। इन्होंने उनके लिए कैंपेन किया और इसी वजह से इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। ठीक है, ही वॉज वेरी पैशनेट फॉर द एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी पैशनेट थे और उसी को रिकॉग्नाइज करते हुए इनकी बॉडी के साथ एक्वामेशन नाम की क्रिया की गई। ठीक है, तो बेसिकली नेल्सन मंडेला अपॉइंटेड टूटू एज चेयरपर्सन ऑफ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। ठीक है, तो जब आफ्टर द अपार्थाइड एरा इन्हें ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का चेयरमैन बनाया था, जिनका काम रिस्टोरेटिव जस्टिस था, यानी बेसिकली जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को बेसिकली पलट करके न्याय देने का इनका काम था। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि इनकी बॉडी को एक्वावेशन के अंडर रखा गया। एक्वामेशन एक प्रक्रिया है जिसमें बेसिकली एनर्जी कम कंज्यूम होती है। नॉर्मली जब आप क्रिमेशन करते हो, आप अग्नि का इस्तेमाल करते हो, फायर का या फ्लेम का इस्तेमाल करते हो, तो उसमें एनर्जी कहीं ज़्यादा कंज्यूम होती है। इसमें 5 टाइम्स एनर्जी कम कंज्यूम होती है और ग्रीन हाउस गैसेस का भी रिडक्शन होता है। तो इसमें किया क्या जाता है, इसमें बॉडी को एक मेटल सिलेंडर में रखा जाता है और उसमें एक मिक्सचर में रखा जाता है। वो मिक्सचर जो होता है बेसिकली वाटर होता है उसमें, और उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग एल्केलाई होता है। ठीक है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अ स्ट्रॉन्ग एल्केलाई, और उस मिक्सचर में बॉडी को रख करके एक मेटल सिलेंडर में उसे 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है। उस प्रोसेस में अल्टीमेटली सिलेंडर में जाती तो डेड बॉडी है, आती मतलब अल्टीमेटली उसके बाद जो बच जाता है वो खाली बोन्स और आपके कुछ बेसिकली एक लिक्विड होता है जिसे एफ्लुएंट कहा जाता है। तो आपका जो भी डीएनए टिश्यू वगैरह होता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है उसमें और सिर्फ बोन फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को फ्लेमलेस क्रिमेशन भी कहा जाता है, या इसे एक्वामेशन कहा जाता है, या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। ये 2-3 नाम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेंट की थी हर्बर्ट हैंसन नाम के व्यक्ति ने। 1888 में इसे पेटेंट भी करवाया था। ठीक है, उन्होंने ये बेसिकली इसलिए करवाया था कि जो जानवरों की डेड बॉडी होती है, कैरकैसेस जिनको अपन कहते हैं, उनको बेसिकली उससे फर्टिलाइज़र बनाने के प्रोसेस में वो लगे हुए थे। तब उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई थी और उसके बाद तो इसे मेडिकल कॉलेजेस में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। पहला कॉमर्शियल सिस्टम जो था वो एल्बनी मेडिकल कॉलेज में लगाया गया 1993 में, और हाल ही में डेसमंड टूटू का भी एक्वामेशन किया गया। ओके, व्हाट अ वे टू लिव एंड व्हाट अ वे टू गो। अच्छा, आज का जो लास्ट अपडेट देखेंगे महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट के बारे में करेंगे। महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट में एक नया टर्मिनल इनॉग्रेट किया गया। त्रिपुरा में ये एयरपोर्ट है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट, और उसके अलावा उन्होंने त्रिपुरा में 2 और स्कीम्स लॉन्च की। एक विद्या ज्योति स्कूल्स की स्कीम लॉन्च की, एक ग्राम समृद्धि योजना लॉन्च की। ठीक है, तो मेजर बात जो है थोड़ी बहुत एयरपोर्ट के बारे में और महाराजा बीर बिक्रम के बारे में बैकग्राउंड समझते हैं, बाकी ये 2 तो छोटी मोटी सब्सिडरी स्कीम्स हैं। ठीक है, तो महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट को यूएस एयरफोर्स ने बनाया था 2nd वर्ल्ड वॉर के दौरान, इन कोलैबोरेशन विद महाराजा बीर बिक्रम जो त्रिपुरा के किंग थे उस समय। ठीक है, इसे बेसिकली पहले अगरतला एयरपोर्ट कहा जाता था और 2018 में इसका नाम बदल के महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट किया गया था। ठीक है, अब महाराजा बीर बिक्रम कौन थे? ये बड़े फेमस किंग थे। त्रिपुरा में 1947 तक इनका राज्य रहा, उसके बाद 1949 तक इनके सन का राज्य रहा। इनके सन जो थे वो ज़्यादा राजकाज में इंटरेस्टेड नहीं थे और त्रिपुरा के भारत में एक्सेशन के बाद जो है उनका राजकाज खत्म हो गया। ही इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी पायनियर किंग। ठीक है, मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना में बेसिकली गवर्नमेंट की बहुत सारी फ्लैगशिप स्कीम्स को कंबाइन करके त्रिपुरा में लॉन्च करने की बात की गई है। इसमें आयुष्मान भारत का कवरेज है, किसान क्रेडिट कार्ड है, हाउसिंग स्कीम है, हाउस होल्ड है। बेसिकली त्रिपुरा के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। फिर प्रोजेक्ट मिशन 100 ऑफ विद्या ज्योति स्कूल में ऐसा कहा गया कि 100 स्कूल्स चुने जाएंगे और उन 100 स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट करके उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। उन्हें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ लगा करके वहाँ पर बढ़िया शिक्षा प्रोवाइड करवाने का प्लान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा पार्ट 2 था। ठीक है, ये आप ऐड कर लें अपने नोट्स में। इसके बाद एक और पार्ट 3 होगा जिसके बाद हम ये सीरीज़ रैप अप कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट डेट्स के साथ
नया वीडियो लॉन्च करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।